जय हिंद साथियों। सरकारी शिक्षक के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है जहां पर आज हम लोग जीएस, जीके, करंट, विविध, रीजनिंग माने समसामयिक के साथ विविध वो अनिवार्य प्रश्न जो आपको सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचाने में सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा। अगर आपको अब की बार एक सिर्फ हमारे कहना है तो ये केवल कहने से नहीं बल्कि आपकी मेहनत से होगी। आज के जो प्रश्न हैं आपके लिए ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं, जो उसकी आईक्यू लेवल है वहां से, ताकि अगर आप भर्ती परीक्षा में जाएं तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो जो हुबहू मिल जाए। और ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है, आप पहले से इस बात को भली भांति जानते होंगे। तो चलिए आज के सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा, लेकिन बशर्ते कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक तथ्य मिलेंगे जिसे आपको नोट डाउन करते रहना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यह इतिहास का प्रश्न है, आपके सिलेबस में है। यहाँ पे यह 50 नंबर की तैयारी है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, तो आइए हम बात करते हैं। प्राचीन काल में हमें बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र मिलते हैं। प्राचीन काल में अगर हम पहले की बात करें तो पहला था नालंदा, दूसरा पहला कौन था? नालंदा। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा विक्रमशिला। ये प्राचीन काल के थे और हम लोग यही 2 ही अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम आपको तीसरा बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो तीसरा है वह है आपका वल्लभी। तीसरा क्या था? वल्लभी। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें हम आपको रिपीट करना चाहेंगे, रिवीजन करना चाहेंगे। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। मेरा सवाल आप सभी से है कि आपको यह बताना है विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था, नालंदा के विद्यालय की स्थापना किसने किया था, वल्लभी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के पास में है। यहाँ पे अगर हम नालंदा की बात करें, अगर हम यहाँ पे नालंदा की बात करें तो यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन अगर वल्लभी की बात करें तो ये गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के किस स्थान पर? जी हाँ, कठियावाड़। किस स्थान पर? कठियावाड़। रट लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, ये आपने एकदम विस्तृत रूप से देखना है, जानना है, समझना है। अब यहाँ पे वल नामक स्थान पर है, यहाँ पे यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका? हीनयान। ध्यान रहे, हीनयान। और ये महायान। नालंदा क्या था? महायान। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी छोटी छोटी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। विक्रमशिला भागलपुर के पास था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यहाँ पे मंदिर, मठ बनवाए गए थे। वाराणसी, हिंदू अगर बात करें तो जो वाराणसी में है वहां पे हिंदू संस्कृति धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए, बुद्ध के समय उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। उज्जैन जो है वह अवंती राज्य की राजधानी थी। अब आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। दूसरा, विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने किया था। तीसरा, वल्लभी। ये तीनों को लिख लीजिएगा, एक नोट्स बन जाएगा। और ये ऐसे यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में हुबहू आएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। अब है सप्तपाणी गुफा है। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं बताइए आप लोग कि सप्तपाणी गुफा है कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा। देखिए, यह भी प्राचीन इतिहास का सवाल है। यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो सप्तपाणी गुफा है, जी हाँ, यह वैभरा की पहाड़ियों में, कहां पर है? ये वैभरा की पहाड़ियों में है। और जो वैभरा की पहाड़ियां पर ये सप्तपाणी गुफा स्थित है। और ये कहां पर है? यह है आपका, जी हां, राजगिरी में है। कहां पर है? राजगिरी में। राजगिरी को इसे राजगीर भी कहते हैं, इसे राजगीर भी कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी राजगीर आ जाता है तो लोग गलती कर जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को रट लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अगला है आपके सामने, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। पहला प्रश्न, खुसरो किसका मूल नाम था? किस मुगल बादशाह, किस मुगल शासक, किस मुगल राजकुमार का वास्तविक नाम खुसरो था?
सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहां पर इस प्रश्न का अगर उपयुक्त विकल्प जो है वो है अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। जी हां, सिख गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उन्हें मृत्यु दंड भी दिया था, उन्हें मृत्यु दंड भी मिला था। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न के लिए। यार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए अगर आप सिलेक्शन के लिए इस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, हम अगर काकोरी घटना की बात करें तो काकोरी कांड आप लोग जानते होंगे, ये आधुनिक भारत के इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है। अगर हम काकोरी कांड की बात करें तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो जाए कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना घटी थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी है वो कहाँ पे दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वह गोरखपुर के जेल में दिया गया था। जी हाँ, रट लीजिएगा आप लोग। जबकि राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, राजेंद्र लहड़ी को अगर पूछ लिया जाए तो रटना चाहे तो लिख लीजिएगा, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। अगर रोशन सिंह की बात करें तो इलाहाबाद में, वर्तमान नाम प्रयागराज। अशफाक उल्लाह खां, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। कहां पे? फैजाबाद में। तो यहां पर हमने ये देखा कि एक प्रश्न के साथ आपके कितने प्रश्न तैयार हो गए। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आप चाहे तो इसके कॉपी में नोट डाउन कर लें, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा निःशुल्क आपको उपलब्ध है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिएगा। एक सवाल मेरा आपसे है, उच्चावच किसे कहते हैं? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब दीजिएगा, उच्चावच किसे कहते हैं? सिलेक्शन लेना है, सरकारी शिक्षक जो बनना है। आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर देखें, अगर हम यहाँ पे उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें, देखिए यहाँ पे मैं एक भारत का मैप बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जैसे चीज़ें कुछ क्या हो, स्पष्ट हो। मैं बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन मैं आपके समझने भर के लिए चीज़ों को बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब अगर मानचित्र में दक्षिण से उत्तर कह दे तो मतलब ये हो गया साउथ माने, और ये हो गया नॉर्थ, माने दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको बताना है। अब आपको बताना, सीधी सी बात, अगर यहाँ पे आप देखें तो लद्दाख उत्तर में है, जास्कर, धौलाधर, काराकोरम। तो ध्यान से एकदम देखिएगा कि क्रमशः अगर देखा जाए तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय की भाग हैं। देखिए इसका ट्रिक है, जैसे कलजा, काराकोरम हो गई सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर। समझ में आ रहा है ये? लेकिन दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है तो यह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके नीचे धौलाधर है। मतलब यहां पर अगर हम देखें दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका ये। सब नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब नीचे से जा रहे हैं तो पहले धौलाधर होगा, ठीक है, फिर यह जे है, फिर जास्कर दूसरे पे आएगा, ठीक, तीसरे पर आपका लद्दाख आएगा और चौथा काराकोरम आएगा। ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये भारत के हिमालय में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने सीरीज को ध्यान से पढ़ा होगा। समझ में आया आप लोग को? ये सिलेक्शन के लिए सरकारी शिक्षक जो बनना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है, अब आप लोग को ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे पढ़ने को। अगला सवाल, यह भी भारत के भूगोल का सवाल है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई बुम जो है उनकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। देखिए राज्यों में पटकाई बुम की पहाड़ियां, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो पटकाई बुम की पहाड़ियां हैं वो कहां कहां है? ध्यान से देखिएगा, अगर पटकाई बुम पूछेगा तो ये असम में है, ठीक।
असम के बाद अगर पूछ दिया जाए तो असम के अलावा कहां पे है? मणिपुर में भी है, उसके बाद मेघालय में भी है, ये मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, उसके बाद मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पटकाई बुम की पहाड़ियां नहीं हैं। अब त्रिपुरा में जो है वो कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पे मीजो की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है मीजो की पहाड़ियां, मीजो की, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। जो गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए पटकाई बुम की पहाड़ियां कहाँ कहाँ है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय में है, लेकिन त्रिपुरा में मीजो की पहाड़ियां हैं। ठीक यार, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा सभी लोग, यार लाइक तक नहीं किया आप लोगों ने, पैसा नहीं कटेगा। चलिए, लक्षद्वीप टापू कहां पर है? एकदम हलवा सवाल है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अब लक्षद्वीप कहां है, पहले इसकी राजधानी भी आप लोग को जवाब देना है। भैया लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इतने इससे हलवा सवाल अगर आपको मिल जाए फिर आप बताइएगा। इस सिलेक्शन का जो पैमाना है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं है। टेक्निकल सवाल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में गड़बड़ी। देखिए, यही आपका लक्षद्वीप है, यही आपका लक्षद्वीप है। यह एक द्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। ये बताइए कहां पर है? एकदम हलवा सवाल है। ये दक्षिण भारत में है, दक्षिण पूर्वी भारत में है, बंगाल के पूर्वी तट पर है? जी नहीं, ये दक्षिण पश्चिम भारत में है। यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। एकदम हलवा सवाल है, रटने वाला सवाल है, लेकिन अगर टेक्निकल देख रहे हैं, जैसे ये मैप हो गया हमारा, अगर मैं भारत में आके इस तरह से मैं अगर काटूं तो देखिए ऐसे ही, तो यहां पे है, ये ईस्ट स्लिप, इसको ही कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसलिए इसकी उत्तर जो होगा वह ए सही है। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपने देखा होगा आजकल की भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं, कूट वाले सवाल। कह रहा है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक को अश्वक्षांश कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, क्या यह सही है? जी हाँ, यहां पर ध्यान से देखना होगा और ध्यान से चीजों को जानना होगा। अगर हम यहां पे देखा जाए, यहां पर सागरों के दोनों पर दक्षिण अक्षांश में कटिबंधों को प्रत्येक कहते हैं और अर्ध अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। यहां पे दोनों को बताना है, क्या इसमें सही है? जी नहीं, जो अश्वक्षांश है, ध्यान दीजिएगा, इसे अश्वक्षांश कहते हैं। अश्व, मैंने इसको वायु, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, पवन, वायु, मानसून, वहां पे मैंने बताया, ये है उच्च वायु दाब है। क्या है? उच्च दाब है। मतलब यहां पे केवल एक सत्य है, यहां पे दूसरा गलत है। यह उच्च दाब पेटी है। कारण यह है, उच्च दाब पेटी का मतलब यह है, यहां पे प्रेशर ज्यादा बनता है जब इस क्षेत्र पर जहाज पहुंचता था। जब देखिए 0 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 30-35, जब यहां पे जहाज पहुंचता तो उस पर दाब वायु का पड़ता, जहाज डूबने लगता। तो जो व्यापारी होते थे, इस पर लोदे जो घोड़े होते थे उसको सागरों में फेंक देते, और जब सागर में घोड़े फेंक देंगे तो सागर में क्या होगा? घोड़े चले जाएंगे और हल्का हो जाएगा। इसलिए इसको अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जो 30-35 अंश अक्षांश पर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। और यह एक उच्च वायु दाब कटिबंधित क्षेत्र, उच्च वायु दाब की पेटी है। तो आप लोग समझ लिए। जल्दी से हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, सिलेक्शन लेना है। ठीक, अगला सवाल देख रहे हैं, कूट वाले सवाल आपके लिए ज्यादा आ रहे हैं। नीचे दिए गए झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही क्रम क्या होता है? मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा मैथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये माने घटते हुए क्रम में है। तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहां पर सबसे बड़ा, अगर हम यहां पे देखें तो सबसे बड़ा कौन सा झील है? लेक सुपीरियर। फिर उसके बाद प्रश्न के हिसाब से विक्टोरिया, फिर उसके बाद आपका बैकाल झील। बैकाल झील की विशेषता है चौथा ग्रेड बी है। यहां पे सभी झीलों की विशेषता है, लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, इन दोनों की अपनी अपनी एक बड़ी विशेषता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, अब यहां पर आपको बताना इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यहां पे 4 3 2 1 एकदम उल्टा ही क्रम को ही पलट दिया है। ठीक है, पहले क्लास पढ़िए। सिलेक्शन लेना एक से मार्क, लेकिन बिना मेहनत के नहीं होगा। तख्तो ताज ऐसे नसीब नहीं होना है। अब देखिए, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है?
बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। देखिए यहां पर क्या होगा कि भूमि की कम या शून्य जुताई होगी तो जल संरक्षण होगा। खेत की सिंचाई पूर्व जिप्सम का प्रयोग, इससे भी जल संरक्षण होगा। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, इससे होगा। माने 1 2 3, माने खेत में कृषि के लिए जल संरक्षण में यह तीनों बिंदु सहायता कर सकते हैं। जी हां मेरे सभी प्यारे मित्रों, साथियों, भावी शिक्षकों, अगला सवाल आपके सामने है। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जी हां देखिए, इसकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध होगी। सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है जुड़िएगा। और आओ बाकी क्लास के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। निःशुल्क क्लास ये देश हित में राष्ट्र हित में है। आइए यहां पर देखते हैं सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि कौन सा सही नहीं है। सेब की भंडारण गुणवत्ता, कैल्शियम की कमी से घटती है। सही बात। भारत में पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। बताइए सभी लोग। सही बात। अलसी तिलहनी फसल भारत में भर में उगाई जाती? जी नहीं। तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम C.S. विलियम्स ने प्रस्तावित किया। जी हाँ ये भी सही है। माने जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहां पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है। देखने सारे सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। शक्तिमान और शक्तिमान 2 आंशिक परिवर्तन कौन सी फसलें हैं? यह है आपकी मक्का की। और सबसे जल्दी निम्नलिखित में से कौन सा फसल तैयार होता है? अब यहां पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए चना में विल्ट बीमारी होती है, मटर में बुकनी, बाजरा में अरगड़, धान में हरित बाल नहीं होता। जी हां ये हरित बाल जो होता है ये बाजरे में होने वाला रोग है। ये बाजरे में होने वाला रोग है, ये रट लीजिएगा सभी साथी। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कार्बन क्रेडिट संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर आपको गलत कथन को छांटना है, सही कथन नहीं। 3 सही एक गलत है। प्रायः लोग सवाल नहीं पढ़ते और गलती कर जाते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुकते हैं। ये भी सही बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना। सही बात। कार्बन क्रेडिट क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों पर जी नहीं, यह कोई मूल्य नहीं होता, यह एक पुरस्कार होता है। जब हम पर्यावरण की सीरीज पढ़ाएंगे तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसमें जो क्रय विक्रय होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप अपने घर में अगर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, उसमें सब्सिडी मिलती है, तो मैं आगे बताऊंगा वह सब्सिडी कहां से आती है, क्यों सब्सिडी दी जाती है। अगर आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं वहां पे क्यों, ऐसा क्या कारण है। यार वीडियो को शेयर करिए, आपकी संख्या कम हो रही है। 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। आप साथ दीजिए, हम सिलेक्शन देंगे आपको। अगला सवाल आपके सामने है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध पूछा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण का सवाल है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। और इसे कब स्वीकार किया गया था? ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। इसे कब स्वीकार किया गया था? यहां पे अगर स्वीकार करने की बात किया जाए कि स्वीकार करना कब एक्सेप्ट किया गया था इसे, तो यह कब एक्सेप्ट किया गया था? यह 29 जनवरी सन 2000 को स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर लागू की बात की जाए कि यह लागू कब किया गया, तो कितने लोग को यह पता? क्योंकि परीक्षा में आजकल मिलान करने में पूछा जाता है। यह 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। भारत में कब इसकी पुष्टि की गई? अगर ये भारत में पूछ दिया जाए तब तो कहेंगे सर हमको पता ही नहीं है। तब यह आएगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, भारत का संबंध तब जाकर होता है जैव सुरक्षा से 23 जनवरी 2003 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 2015वीं, ये 15वीं थी। ये भी पूछा जाता है यह कौन सी वन रिपोर्ट थी, तो ये 15वीं वन रिपोर्ट थी।
तब यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो लगभग 23% है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21% है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना था, 21.54%। ठीक है, तो यहां पर आगे देखेंगे भौगोलिकरण क्या है, सारी सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 23% है। ठीक है, चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधीन स्थापित है? जी नहीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है? जी हाँ। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? सही बात। इसका मतलब यहां पर इसका उत्तर जो होगा केवल 2 और 3 सही है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर हमारे सामने भारतीय संविधान के सवाल आ रहे हैं, तो जितने भी साथी यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक सवाल यहां पर आया है कि वन रिपोर्ट वाला, तो मैं चाहूंगा इस वहां पे जो वन रिपोर्ट है उसकी मैं पूरी पुष्टि कर दूं पहले, क्योंकि काफी लोग यहां पर पढ़ रहे हैं सवाल को। देखिए, यहां पे एक एक करके मैं बता दूं। अगर 2000, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो मैं एक एक करके सारी चीजों को क्लियर कर लूंगा। अगर 2017 की रिपोर्ट देखेंगे, 2017 की रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपका है 21.54%। अगर 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना है, 23% है। ये कितना है, 23%। अगर हम 2000, जी हाँ, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए, अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें 24.4% है। ठीक है, कब, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 2019 की बात करें, 2019 में, तब यहाँ पर है 24.56%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ISFR जो है देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। और अगर हम देश में कुल वनावरण या कुल वृक्षारोपण की बात करें भौगोलिक क्षेत्र में 24.40% है। ठीक, अगला है, सेनावृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी, ये हमने पढ़ाया है। अगर आप सभी का उत्तर ये सही हो जाए, इसका मतलब आप तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और क्या, देखिए, वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं भारत के किसी भी न्यायालय में, वह सुनवाई नहीं कर सकते। भारत के संविधान में निम्न किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट बताइए। बहुत सही आप लोग बता रहे हैं। यहां पे देखिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति अतिक्रमण जो है उसके बारे में आगे बताएंगे आपको, और उपराष्ट्रपति के, लेकिन राज्यपाल जो होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यहां पर अगर महाभियोग की बात की, संसद द्वारा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश के, इनके भी खिलाफ वियोग लाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, किसके द्वारा गया? क्योंकि अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो यहां से आपके परीक्षा में सवालों की बौछार लग जाएगी। बताइए जल्दी जल्दी आप। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संविधान संशोधन द्वारा कब, 1965 में, वहां पे सदर ए रियासत राज्यपाल बदल दिया गया, और जहां पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया, तो कब, बताइए सभी लोग। जम्मू कश्मीर राज्य के छठे संशोधन के द्वारा, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और 2019 में
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह सीरीज आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 ख में राज्य विधानसभा जो होती है ये भाग लेती है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेती। राज्य के विधान परिषद के सदस्य के रूप में, राज्य की विधान परिषद अनुच्छेद 173(3) राज्यसभा के सदस्यों के लिए 84, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जो विधानसभा होती है यह भाग नहीं लेती। उपराष्ट्रपति यहां कहां दिया गया? यह अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा और उसका निर्वाचन 66(1) में है। संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा उसमें भाग नहीं लेता। ठीक है, ये रट लीजिएगा, ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने यहां पर 1, 3 और 4 जिनके निर्वाचन में राज्य की विधानसभा भाग लेती है। ठीक यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए जो सूर्या है ये अलसी की प्रजाति नहीं है, यह आम की प्रजाति है, पपीता की है, आलू की है। ठीक है, सरसों को बरुणा है, मटर का सपना, मूंगफली का कौशल है। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। शाकनाशी है। इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या है? ब्यूटाक्लोर। यह एसीटेनिएट वर्ग का एक शाकनाशी है और भारत में इसका प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। धान की खेती के लिए भारत में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धान की खेती के लिए किया जाता है। ठीक है, धान की खेती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भारत में। अब देखिए कूट वाले सवाल आ गए। कथन कह रहा है कस्कूटा अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीज का एक उदाहरण है। ये कथन है, यह पोषी पौधों की पत्तियों को अपना पोषण प्राप्त करता है। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। माने कस्कूटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल कहते हैं। यह परजीवी आवृत्ति बीजी पौधों का उदाहरण है। इसमें पत्तियों को पड़हरिम का पूर्णतः अभाव होता है। इसका तना पोषक के चारों लिपट जाता है और जगह जगह परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम घुस जाते हैं, वहां से भोजन खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ए सही है, किंतु आर सही नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर है। अगला है फल तथा सब्जियों के मोम के घोल का उपयोग कीजिए। देखिए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, मोम की परत फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में एक आधुनिक तरीका है। यह परिरक्षण से भिन्न है। यह क्या है? परिरक्षण से भिन्न है, परिरक्षण से अलग है। इनका क्या है? भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम के घोल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने गलने से बचाने के लिए किया जाता है। खाद्य मोम का प्रयोग होता है। यह खाद्य मोम एक महीन पर फलों सब्जियों की छिलकी के ऊपर चढ़ाई जाती है।
इससे फल सब्जियों 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते गलते नहीं हैं। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गासीम रेशम, अहिंसा रेशम। बताइए जल्दी। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गाश्मीर रेशम। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है उसे क्या कहते हैं? गाश्मीर रेशम के नाम से जानते हैं। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे क्लास आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आजकल परीक्षा में ट्रेंड है, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आपको प्रायः नहीं मिलते। अब ये रीजनिंग का सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि ई की आयु यश की आयु से 2 गुनी है, उसकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पर्याप्त है? बताइए आपको। देखिए ये गणित का भी ट्रेंडिंग सवाल है, न रीजनिंग में है न गणित में है। अब बताइए जरा कमेंट करके आप लोग। ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब दोनों पर लाइव है। देखिए यश की आयु माना यक्स है, यश की आयु क्या होगा? यश है, यक्स है, तो ई की आयु क्या होगी? 2 गुनी है, तो ये होगा 2x होगी। अब इसमें से कौन सी सूचना है? कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यश की आयु और ई की आयु क्या होगी? देखिए 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद हम यहाँ पर सूचना ए की बात करें तो क्या हो जाएगी? ये x + 5 हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2x + 5 हो जाएगा। मतलब यश और ई, ये इसकी आयु हो जाएगी। ठीक। अब यहां पर इसका अगर हमें मान निकालना होगा तो हम ये क्या हो जाएगा? ये 2x + 5 बटे x + 5 होगा ना। पहले रुक जाइए, यहाँ पे ऐसे हम निकालते हैं। पहले हम ई है ना, तो ई बटे, रुक जाइए ऐसा सवाल लगा दे कि ताकि आपको गलती भी कभी ना। ई यस हो गए तो हो जाएगा 2x बटे 5 पहले और x + 5। क्या अनुपात है? 9:5 है, 9/5। इसको हल करिए, x की वैल्यू निकालिए। ये हो गई सूचना नंबर 1। अब 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष पहले अगर हम देखें तो ई की आयु, तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 10 बटे ई हो गया ई बटे यस। अब यहाँ x - 10 अनुपात क्या होगा? 3:1। अब इसमें x की वैल्यू निकालिए, जरा निकालिए x की वैल्यू क्या आती है। अगर दोनों में x की वैल्यू बराबर आए इसका मतलब आपका सवाल सही है। अगर दोनों में देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, यहां पे त्रिया का गुणा कर दीजिएगा, यहां पे भी त्रिया गुणा कर दीजिएगा। अगर दोनों में मान समान आता है तो इसका मतलब आपका कथन सही है। बताइए क्या होगा? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। अब यहां पर मान अगर बराबर आ रहा है, x की वैल्यू बराबर आ रही है, तो या तो 1 हो गया तो 2। चलिए कोई बता रहा है x की वैल्यू यहां पे 20 आ रही है, यहां पर भी x की वैल्यू 20 आ रही है, तो यहां पर 1 और 2 दोनों, ये तो 1 हो गया तो 2, मतलब दोनों या तो ये होगा या तो ये, या इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा सी। दोनों में नहीं होगा, या तो ये लगाइए चाहे वो लगाइए। अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। माने अगर पुत्र है, अगर हम सन की बात करें तो जो सन है x वर्ष का है, जो फादर है वो कितना है? 9x है। फिर कह रहा है माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। अगर माता की उम्र की बात करें, मदर की उम्र की बात की जाए तो कितनी है? 8 गुनी है, माने 8x है। अब कह रहा है पिता और माता की उम्र का योगफल 31 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? अरे एकदम आसान प्लस है। अब देखिए माता पिता माने फादर और माता माने 9x + 8x बराबर 51, 9 8 17x बराबर 51, तो x बराबर 51/17 कट गया 3। क्या हो गया? 3। अब पुत्र क्या है? यहाँ पे 3x बराबर 3। इस प्रकार पुत्र की उम्र क्या होगी? 3 वर्ष होगी। और फादर की उम्र ज्ञात करना होगा तो 9 × 3 27 वर्ष, माता की उम्र ज्ञात करना 8 × 24 साल। तो यहाँ पे बेटा 3 साल का है, पिता 27 साल का, माता 24 साल की है। एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है, बस गलती मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। गणित के सवाल बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसा कहता जाए बस वैसा करते चलेगा। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? अब देखिए 1 से 99 संख्या देखा जाए, जो 3 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जैसे 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 15 फिर 45 फिर ये 15 सही भाग देते हैं ना, फिर ये 45 हो जाएगा, इसे 5 भी आएगा, 3 से कटेगा, फिर 45, फिर 51 आएगा, फिर 3 से भी कट रहा है, 5 भी इसमें है, 54 है, ये 3 से भी कटेगा, 5 भी है इसमें, 57 है, 3 से कटेगा, 5 भी है, 75 है, ये 3 से भी कटेगा, इसमें 5 भी है। अब कह रहे हैं इनमें कुल संख्या क्या है, 6 है। अब 1 से 99 तक गिनती में अंक 5 कुल संख्या 19 में आता है। इसमें से क्या करेंगे, अब बताइए जरा कमेंट सेक्शन में क्या होगा। 5 गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा, इनको छोड़ दिया जाए, इनको क्या करना है, छोड़ देना है। अगर इनको छोड़ देंगे, वैसे अगर 5 कितनी बार आता है, 5 वैसे 19 बार आएगा, और अगर ये निकाल दिया जाए तो कितनी बार होगा, 14 बार। ये प्रश्न होगा बी, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। वैसे अगर देखा जाए 1 से लेकर 99 तक में 5 जो है 19 बार आता है, कितनी बार आएगा, 19 बार। लेकिन 3 से कटने वाला निकाल दिए, 3 से कितना कटेगा, रुक जाइए, बताइए। अगर आप 5 की बारंबारता करेंगे तो क्या होगा, 14 बार आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे ज्ञात करना। ऐसे सवाल को ज्ञात करने का एक छोटा सा ट्रिक है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर ऐसे सवाल को ज्ञात करने का एक तरीका है। देखिए क्या तरीका है, यहां पर इसको 2 बार स्क्वायर करते हैं। यहां पर इसकी अगर हम वैल्यू निकालना होगा, जैसे हम ये जानते हैं दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, इसकी वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब फिर इसका भी स्क्वायर करना है, जब इसका भी स्क्वायर करेंगे यक्स घाते 4 प्लस 1/x⁴ बराबर, ये 5 × 5 = 25 -2 हो गया 23। अब यहाँ हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस, ये ट्रिक है मैं आगे क्लास में पढ़ा दूंगा, ये ट्रिक कैसे निकलेगा, -2। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 -2 बराबर 527, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, सी। ऐसे प्रश्न को हल करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, छोटा सा ट्रिक। यहां पर मान लीजिए यह 1 है, ए है, इसमें हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर -2, फिर पूरे का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, फिर पूरे का स्क्वायर, फिर -2। यही तरीका है, मात्र कुछ सेकंड में ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कैसे, देखिए माना ये x + 1/x बराबर a हो, a का स्क्वायर -2, a का स्क्वायर माने, ध्यान से मैं देखिए लगा रहा हूं दोबारा, 5 का स्क्वायर -2 पूरे के स्क्वायर -2, कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 में से 2 गया। मैं देखिए हल करके दिखा दे रहा हूँ ना, आप लोग कहेंगे सर कैसे लगा, -2, ये हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 529। एकदम ट्रिकी है, क्या हो जाएगा 527, एकदम ट्रिकी, माने बिना फार्मूले के। मैं ऐसे आगे भी जब आप लोग गणित सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें मैथ भी आता तो मैं मैथ भी करा दे रहा हूं, रीजनिंग भी आएगी, ठीक। अच्छा यही प्रश्न फिर आ गया आपका। अब अगला है, देखिए यहाँ पे गणित का सवाल है, इसको मैं हल करा दे रहा हूं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं x + 1 9 - x 5x + 3 निरूपित की जाती हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर कर चर राशि x मान लेते हैं, मतलब 2 भुजाएं अगर बराबर हैं, जैसे ही मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाओं को मान लेते हैं x से, तो यहाँ पर x + 1 और 9 - x, अगर इसको हम दोनों को इक्वल कर ले, इन दोनों को मान लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। देखिए काफ़ी लंबा सवाल लगेगा, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस, देखिए लगेगा कैसे, x + 1 बराबर 9 - x, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर आएगा 8, x + 2 बराबर, x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 मान रखिए, जब यहाँ पे हम 4 मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे, x + 1 है, x + 1 है, माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मान 5 आएगा, 9 - x है, 9 में से 4 गया, फिर दूसरा मान 5 आएगा, 5x है, माने 5 × 24 में से 3 गया, 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे होगा, कि 5 + 5 इनका योग कर दीजिए और यह उससे बड़ा
है, 5 5 10 17 है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो x की वैल्यू हम x+1 5x रखेंगे, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वह केवल एक त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा? केवल एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। एक त्रिभुज बनेगा केवल। अब इस पर मान रखेंगे, एक मान और रखेंगे। ठीक है, x+1 और 5x-3 रख के देखेंगे, फिर दूसरा संभावित मान आएगा, उसके बाद फिर एक मान रखेंगे, तो इसका एक ही त्रिभुज बनेगा। दो गोलों के पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी आए तो याद रखिएगा, इनका वर्गमूल निकालने के बाद इनका घन कर देंगे, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वही आपका उत्तर आएगा। एक इसका ट्रिक है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात है तो ये इसका माने वर्ग है। इनका क्या करिएगा, इसका सूत्र क्या है? अगर आयतनों का अनुपात पूछे तो पहले क्या करिएगा, पहले 9/4 का वर्गमूल निकालिएगा, फिर जितना आएगा इनका घन कर देंगे, आयतन निकालेंगे, उनका उत्तर। माने सबसे पहले इनकी भुजा निकालेंगे, ठीक है, दूसरी बार इसका क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 3/2 हो जाएगा, फिर इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27/8। माने इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 27:8। यह इसका ट्रिक है, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। क्योंकि पहले देखिए, वर्गों का क्षेत्रफल माने भुजा का स्क्वायर होता है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी जो भुजा निकलेगी वो 3:2 माने यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा बी। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं 10 और 40 हों तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा? एकदम आसान प्रश्न है। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों वर्गों को योग करके बटा 2 कर देंगे तो यह क्या होगा, 10 + 40/2 तो 50/2 बराबर 25। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। मतलब तुरंत सवाल का जवाब लीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे कि भारत कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? एकदम हलवा प्रश्न है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके परीक्षा में देना हो तो क्या देंगे बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। इसके बाद हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। लगभग 15%। कितना होगा? 15% होगा। कौन कह रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी खाली आता है? यार किस दुनिया में है, लगता है एक ही सवाल देख रहे हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? बताइए जल्दी कमेंट करके, पुलिस संग्रहालय स्थापना कहां की गई? तो यहां होगा गाजियाबाद में। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई भर्ती परीक्षा में आपका सवाल पूछा गया, रट लीजिए। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को, और यह पहली बार 2020 में मनाया गया था। 2026 की शुरुआत होती है। और आप देखा होगा कि कोविड-19 की महामारी में इसका थीम क्या था, कमेंट करके बताइएगा। 6वां बार अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य कब से कब आयोजित किया गया? तो 22 से 25 दिसंबर 2020 को। ठीक, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशासित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। कौन सा समुद्र तट भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशासित नहीं किया गया था? बताइए। अगर 8 का नाम आपको पता हो तो बताइए इसमें से। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, शिवराजपुर गुजरात, घोघला द्वीप, राजधानी नगर, लेकिन कनारा केरल तट नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, शिवराजपुरम है, ये द्वारका गुजरात में है। घोघला द्वीप, कासरकोड, पादुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा में है, राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप में है। कनारा तट नहीं है। अगला सवाल, 9 अक्टूबर 2020 को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जल्दी से विचार करिएगा।
देखिए, इसका परीक्षण अरब सागर में किया गया? जी नहीं, ये इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, व्हीलर द्वीप से किया गया। कहां पे? व्हीलर द्वीप से। ये गलत हो गया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एंटी मिसाइल, सही बात। इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर क्राफ्ट से किया गया, ये भी सही है। मतलब अरब सागर में नहीं किया गया, ये बंगाली खाड़ी में किया गया, व्हीलर द्वीप से किया गया। कहां पे? व्हीलर द्वीप। रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहां पे किया गया? व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के तट पर। व्हीलर द्वीप पे। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। माने 2 और 3 सही है। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए है। क्लियर हो रहा है? जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वह 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो पूरी तरह से साफ एचडी दिखाई देगा। अगला है आपके सामने, 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का हर घर जल राज्य बनने जा रहा है? यह है आपका गोवा राज्य। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अरे वीडियो को शेयर करिए। डेली क्लास टाइम से आइए, तभी तो चीजें सीखेंगे। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? असम में है। असम में कहां भैया? असम में कहां है? यहां पर नीलांचल पर्वत पर है। किस पर? नीलांचल पर्वत पर है। ठीक है, यहां मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एकदम हलवा सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक, अगर सरकारी शिक्षक बनना है, वीडियो अंत तक बने रहना, कॉपी कलम लेकर वीडियो को फटाफट शेयर मारते रहिए। अगला सवाल, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? यह इकोनॉमिक्स का सवाल है। देखिए, आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है। आय बढ़ने पर जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आप लोग सरकारी टीचर हो जाएंगे, भाई सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, जब आप लोग क्या होगा, आय बढ़ेगा तो व्यय भी बढ़ेगा। पहले लोग स्कूटी खरीदेंगे, बुलेट लेंगे, लोग रेसर का बाइक लेंगे, उसके बाद मोबाइल खरीदेंगे आप सब, फिर घर में मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे, घर बनवाएंगे, तो आप क्या करेंगे, व्यय बढ़ेगा। लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होगी। माने इसका संबंध क्या होगा, सीधा सीधा होगा। माने आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम ही होती है। सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले थे मनमोहन सिंह। उसके बाद कौन गया, कमेंट करके बताइएगा। कब? 12 जून 2005 को पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। क्लियर? यार वीडियो को शेयर करिए जल्दी जल्दी, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? डेली क्लास का टाइम यही है, सभी लोग कल टाइम से लाइव रहिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना मुंबई, बंबई, बॉम्बे में किया। कहीं मुंबई है, कहीं बॉम्बे है। इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बातें जान लीजिएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जैन चौधरी, ओपी मल्होत्रा, केएम थिमैया, MHK मानेकशॉ। तो सैन मानेकशॉ 1971 में। और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में इनकी सबसे अहम भूमिका थी।
घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तांबा है। एकदम रट लीजिएगा, एकदम सरल और हलवा वाला प्रश्न है, विज्ञान का सवाल है। रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? भैया किस में? अब कोरोना आ गया, कोविड आ गया था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, तो कोविड समय कौन से विभाग लोग बाहर निकालने लगे? पूंजी विभाग। रखो और निकालो, जरूरत है रखो, जरूरत नहीं निकाल दो, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए उपलब्ध है। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। डेली क्लास के लिंक के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। यहाँ पर आपका होगा बीरेंद्र सहवाग, इन्हें हम मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं। इन्होंने पहली बार मुल्तान में मार्च 2004 में 13 शतक मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान के विरुद्ध लगाया था। ठीक है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस चर्च कहां पर है? इसका पूरा नाम क्या है? सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च है। यह कहां पर है? केरल में है। केरल में भी किस स्थान पर है? त्रिशूर में। कहां पर है? यह है त्रिशूर। कहां पर है? त्रिशूर जिले के पास पालापुर में है। कहां पर है? पालापुर में। यह भारत में सबसे पुराना रोमी सीरियन चर्च है। यह भारत का सबसे पुराना कौन सा चर्च है? लिखना चाहें लिख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका रोमी सीरियन चर्च है। सीरियन चर्च है। यह भारत का सबसे पुराना रोमी सीरियन चर्च है। त्रिशूर केरल के पास है। यह पालापुर के पास, पालापुर। तो आज आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। इस क्लास के साथ फिर मिलते हैं कल इसी समय। आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लास में जो थियरी पढ़ाते हैं हम, क्लास के साथ प्रश्न बैंक की जो व्याख्या करते हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए अगले दिन आप लोग क्लास में बने रहिएगा। यह क्लास केवल लाइव होगा। अगर क्लास बेहतर लगे अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर सरकारी शिक्षक बनना है, इस सीरीज को पढ़ना होगा। बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में मिल जाएंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। जीएस, जीके, करंट, विविध, उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के साथ साथ उन विविध तथ्यों को हम आपके बीच समायोजन करते हैं, ताकि आप सिलेक्शन के और नजदीक चले और मां बाप का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी आप लाइव देख रहे हैं, और घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लासेज यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। देश हित में, राष्ट्र हित में, बाय बाय। हाँ, साइंस भी था, विज्ञान भी था। जीएस जीके में विज्ञान आ जाता है, इकोनॉमिक्स है, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, तीनों उसमें आ जाता है। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितने लोग इन वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, उनका दिल से थैंक यू। भगवान करे अगली भर्ती में आपका चयन पक्का हो। हाँ, इसके अलावा विज्ञान की, गणित की, एसएसटी सामाजिक अध्ययन की, पर्यावरण की, गणित और भाषा की, तीनों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की विशेष स्पेशल क्लास है। उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक। जय हिंद, बाय बाय।